बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें एक छोटी सी बात जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है उससे मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर आपका मेन टॉपिक जो है लोकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो होपफुली सबको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर कोई इशू हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो जेनेटिक कोड लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि इट इज़ अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आप जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और वो भी जीन का सीक्वेंस या कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, उसको आप तीन न्यूक्लियोटाइड के सेट के तौर पे पढ़ें तो एक ओपन रीडिंग फ्रेम है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। आप खुद से भी अगर आपको जीन के तमाम एलिमेंट का नॉलेज हो तो आप खुद भी डीएनए के सीक्वेंस में you can try to identify a gene or a coding frame, open reading frame. तो anyways तीन न्यूक्लियोटाइड का जो सेट जिसको हम कोडान कहते हैं, तो उसके बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ा। तो इसमें चूँकि 4 न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं मेनली, और डीएनए का सीक्वेंस है या आरएनए का सीक्वेंस है वो हम खुद उसमें वेरिएशन कर सकते हैं कि यूरासिल थाइमीन की जगह पे हम यूरासिल पढ़ेंगे। तो एनीवेज ये एक टेबल था जो लास्ट टाइम मैंने शेयर किया। इसमें मैंने आपको जो बताना था वो ये है कि इसको पढ़ना कैसे है, कि जो कोड है तो कोई भी कोड फर्ज करें TCA है कोड, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि वो इस TCA से क्या इनकोड होगा, कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। तो ये उसको सारे को उसने यानी बुक में ये ड्रा किया हुआ है। तो ये सेकंड पोजीशन को सेंटर में पढ़ेंगे, फर्स्ट पोजीशन ये आपकी लेफ्ट साइड पे है 5 प्राइम एंड सीक्वेंस से अगर पढ़ना स्टार्ट करें, और फिर थर्ड पोजीशन जो है कोड की वो ऑन दी राइट साइड लिखी हुई है। फर्ज करें किसी भी जगह पे सीक्वेंस में आ जाता है जी टी, ठीक है, और नेक्स्ट उसमें अगेन टी आ जाए, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। लेकिन फर्ज करें सेकंड पोजीशन पे टी है और थर्ड पोजीशन पे एक ही ऑप्शन है टी। तो टी 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 इन 3 दफ़ा थाइमीन या थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड हो तो जो अमीनो एसिड बनेगा वो होता है PHE फिनाइल एलानीन। ये एब्रीवेशन है फिनाइल एलानीन की। अगर सेकंड पोजीशन पे सी हो तो TCT और अमीनो एसिड बनेगा सीराइन। सही है। तो इसी तरह TAT या TGT, ये इस तरह आपने इसको ज़रा पढ़ना है। TGT तो अमीनो एसिड होगा सिस्टाइन। तो इसी तरह बहुत सारे कम्बिनेशन हो सकते हैं, आप इसको 1 बाई 1 यानी कि पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये कोई याद करने वाली बात नहीं, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपने इसको कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। इसमें स्टॉप कोडान और मैथ्यूनिन जो कि स्टार्टिंग कोडान है, ये आपसे मैं पूछ सकता हूँ, किसी न किसी तरह एग्जाम में आ सकता है आपसे। तो ये आपको याद होना चाहिए इसका कोड। तो 3 स्टॉप कोडान है, उसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं TAA, TAG या TGA, ठीक है ना। ये 3 कोडान है। और स्टार्टिंग कोडान जो है मैथ्यून जो कि अमीनो एसिड मैथ्यूनिन को भी इनकोड करता है और इसको स्टार्टिंग कोडान भी कहते हैं। जब भी जीन आइडेंटिफाई करते हैं तो अगर स्टार्ट में ATG, ये ए ऊपर से टी और राइट साइड पे जी, तो TAATG, ये जो सीक्वेंस है इस ये शो करता है कि ये कोई जीन का स्टार्ट हो रहा है। तो ATG मैथ्यूनिन होता है और ये स्टार्टिंग कोडान होता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आपको ज़रा इसको याद होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है लोकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो मेनली इसमें यह है कि भी न्यूक्लिक एसिड जो है प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स जो है उनमें कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये आप लोगों को मैंने कहा था ये आप म्यूट कर लिया करें अपने आप को, ये जो भी नाश्ता बैठा कर रहा है तो ये आप कहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं।
सेलुलर कंपार्टमेंट्स मेनली यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट जो हैं उनमें जो डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड जो है वो किसी कंपार्टमेंट में नहीं होता, ऐसा ओपन ही एक खास एरिया में प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के सेल में होता है, जिसको न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं। तो जनरली कंसेप्ट जो कंपार्टमेंट का वो यही है कि प्रोकैरियोट्स जो है, सॉरी यूकैरियोट्स जो है उनमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंपार्टमेंट में होता है। अब वो कंपार्टमेंट क्या है कि इट कैन बी ए न्यूक्लियस और इट कैन बी ऑर्गेनेल्स। तो मेनली डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है जिन यूकैरियोटिक सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना एक जीनोम होता है, उसका अपना एक डीएनए होता है। प्लांट सेल हैं तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का भी अपना एक जीनोम है, उसका अपना एक डीएनए है, उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। जो लोग स्टडी करते हैं क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम, उसके फीचर, वो कौन कौन से जीन एनकोड करते हैं, तो वो उसको सेपरेटली भी आइसोलेट करते हैं डीएनए को। बट एनीवेज बीइंग स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इट कैन बी इन द न्यूक्लियस और इन द ऑर्गेनेल्स। तो मेनली जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है, लेकिन उनमें भी हो सकता है। अब आ जाती है न्यूक्लिक एसिड में दूसरी चीज़ जो है वो है आरएनए। डीएनए के साथ साथ आरएनए भी जीनोम का पार्ट है, और डेफिनेटली डीएनए ही मेन सोर्स होता है सब तरह की इंफॉर्मेशन का। तमाम तरह की प्रोटीन भी डीएनए से इनकोड होती है, और जो आरएनए हैं वो भी डीएनए से ही इनकोड होता है, उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में ही होती है। अब जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये नीचे चल के हम पढ़ेंगे। तो प्रीडोमिनेंट स्पीशीज आरएनए स्पीशीज आर लोकेटेड विद इन साइटोप्लाज्म। कुछ आरएनए की स्पीशीज या टाइप्स ऐसी हैं जो न्यूक्लियस में होती हैं, अदरवाइज जनरली मोस्ट ऑफ द आरएनए आफ्टर मैच्योरेशन वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल्स एंड मोस्ट वायरसेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो अगेन एक्सेप्शन इसमें यह है कि कुछ वायरसेस आरएनए भी हैं, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ वायरसेस कैन बी आरएनए एज वेल। तो फिर आ जाता है कि इंफॉर्मेशन इज यूज टू डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो डीएनए है उससे आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए से आरएनए बनने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जो आरएनए बनता है उसकी मोस्टली 3 टाइप्स, लेकिन स्पीशीज टू स्पीशीज, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरिएशन है। तो जनरली जो आरएनए की टाइप जो डीएनए से बनती हैं उनको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसको एसएनआरएनए कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये डेफिनेटली यूकैरियोट्स में ही होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि बैक्टीरिया में नहीं होता। तो लेकिन मेन चीज़ जो ये समझने की है कि तमाम तरह का आरएनए वो पहले डीएनए से एनकोड होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का अमल होकर बनता है। ठीक है। अब ये जो जितने भी टाइप के आरएनए हैं उनमें से सिर्फ मैसेंजर आरएनए ऐसा आरएनए है जो कि फर्दर फिर उसकी ट्रांसलेशन एक मैकेनिज्म है सेल के अंदर कि मैसेंजर आरएनए की फिर ट्रांसलेशन होती है और उससे फिर प्रोटीन बनती हैं। बाकी जो आरएनए हैं इनके और फंक्शन है, वो प्रोटीन बनने के अमल में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जो प्रोटीन की कोडिंग की इंफॉर्मेशन है वो उनमें नहीं होती। तो डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको फिलहाल। तो ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, लोकेशन शो की गई है। मुख्तलिफ टाइप का जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है तो न्यूक्लियस है, और डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसफर आरएनए भी इसी से बनता है, राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए या एसएनआरएनए भी इसे कहते हैं। अब डीएनए के अंदर न्यूक्लियोलस है, और तो न्यूक्लियोलस के अंदर भी कुछ आरएनए है, उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो फिर न्यूक्लियस से डीएनए आरएनए बनने के बाद वो ट्रांसलोकेट हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म। तो मोस्टली जो आरएनए है आफ्टर मैच्योरेशन वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो जैसे मैंने कहा ये ट्रांसलेशन का अमल होता है, तो उस ट्रांसलेशन के अमल में सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए यूज होता है।
तो बाकी जो है वो उसका और हेल्पिंग रोल है, वो हम जरा साथ साथ पढ़ेंगे फिर। बाकी जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है तो उनमें भी अपना डीएनए है, उस डीएनए से फिर फर्दर लाइक न्यूक्लियस, उनका भी डीएनए से इनकोड होकर ट्रांसफर आरएनए भी बन सकता है कुछ। अगर वो डीएनए आरएनए राइबोसोमल आरएनए को इनकोड करता है तो राइबोसोमल आरएनए भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का अमल हुआ, बन गई मैसेंजर आरएनए या और तरह के आरएनए। मैसेंजर आरएनए के आगे होती है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये एक सीक्वेंस ज़रा आपके ज़हन में होना चाहिए। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये कि मैसेंजर आरएनए जो है ये क्या है कि इट कंटेन्स सीक्वेंसेस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच कोड messenger RNA contains sequences of ribonucleotides which code for amino acid sequence of protein। तो जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम तरह के आरएनए से प्रोटीन की ट्रांसलेशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए के अंदर ही वो कोड होता है जो कि डीएनए से ट्रांसफर होता है इनटू द मैसेंजर आरएनए, और फिर वो फर्दर ट्रांसलेट होता है कोड इनटू प्रोटीन्स। ए सिंगल मैसेंजर आरएनए code for a single polypeptide chain in eukaryotes। यूकरियोट में एक मैसेंजर आरएनए से एक ही प्रोटीन बनती है, लेकिन जो प्रोकैरियोट है उनमें एक मैसेंजर आरएनए से मल्टीपल प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स बन सकते हैं। तो इसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो मैसेंजर आरएनए की जो मैचुरेशन है उसमें प्रोसेसिंग, मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। तो उस प्रोसेसिंग की वजह से मैसेंजर आरएनए की मल्टीपल कह लें या उसके कहते हैं उसको कहते हैं हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, उसकी इस तरह स्प्लाइसिंग होती है उस आरएनए की कि उससे जो है वो मैसेंजर आरएनए एक ही होता है लेकिन प्रोटीन डिफरेंट उससे ट्रांसलेट होती हैं। तो ये फिनोमेना होता है प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में इंट्रोन और एक्सोन के सीक्वेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से कभी कौन सा कह लें इंट्रोन एक्सप्रेस होगा, कभी कोई और होगा। तो इस वेरिएशन की वजह से जीन एक ही होगा लेकिन उससे क्या उसे कहते हैं, ये आपको मैंने शुरू में बताया था कि ह्यूमन में तकरीबन 20,000 के करीब जीन हैं लेकिन प्रोटीन लाखों में है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि एक मैसेंजर आरएनए इनकोड फॉर ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड। तो एक जीन से मल्टीपल प्रोटीन कैसे बनती हैं, तो वो अल्टरनेटिव जो कह लें मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग है उसके नतीजे में एक जीन से मल्टीपल प्रोटीन बनती हैं। तो ये एक डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिर आ जाते हैं राइबोसोमल आरएनए, या इसको स्मॉल आर और कैपिटल आरएनए लिखते हैं। तो ये राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम ऑर्गेनेल जो होता है सेल के अंदर, प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। तो ये उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है राइबोसोम। इट मेक स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट में उसका साइज और होता है, यूकैरियोट में इसका साइज और होता है। इसी तरह इसके दो जो कंपोनेंट हैं, स्मॉल कंपोनेंट और लार्ज कंपोनेंट, उन दोनों में आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ओवरऑल कहते हैं कि 3 to 4 राइबोसोमल आरएनए होते हैं जो कि कोई 55 से लेके 75 प्रोटीन के साथ मिलकर ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें एक छोटी सी मैं आपके साथ इमेज शेयर करता हूँ। ये किसी वजह से ये आपको इमेज नजर आ रही है? यस सर। चलें, तो ये जो इमेज है इसमें आप देख रहे हैं कि मैमल्स या यूकैरियोट्स में राइबोसोम और उसके दो कंपोनेंट, लार्जर कंपोनेंट 60S सब यूनिट जिसे कहते हैं और 40S सब यूनिट। तो दोनों सब यूनिट
राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। और कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए हैं लार्जेस्ट सब यूनिट में, वो आप देख रहे हैं कि 28S, 5.8S, 5S, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली 49 प्रोटीन्स इनकी एसोसिएशन से ये मतलब लार्जर सब यूनिट बनता है। जो स्मॉलर सब यूनिट है 40S, वो उसमें जो राइबोसोमल आरएनए है वो 18S है और 33 प्रोटीन्स हैं। इसके मुकाबले में जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया में, लार्जर सब यूनिट वो 50S है, स्मॉलर 30S है और जो राइबोसोमल आरएनए की जो स्पीशीज हैं, ये टाइप्स हैं, वो 23S जो लार्जर राइबोसोमल आरएनए है, फिर एक 5S स्पीशीज है और कुछ 34 के करीब प्रोटीन्स हैं। और जो स्मॉलर राइबोसोम का पार्ट है उसमें जो आरएनए है वो 16S है और प्रोटीन 21 है। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी 3 to 4 टाइप्स हैं, डिपेंडिंग यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। और जो फेमस कह लें प्रोकैरियोट में है वो 16S ज़्यादा है। और क्योंकि 16S राइबोसोमल आरएनए का जो जीन है मोस्टली उसको पहले सीक्वेंस करते हैं लोग, आइडेंटिफाई करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, फिर उससे बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। तो 16S इन प्रोकैरियोट इज़ क्वाइट फेमस इन फाइलोजेनेटिक स्टडीज़। और फिर लार्जेस्ट सब यूनिट इसमें 23S है, उसके मुकाबले उधर लार्जेस्ट सब यूनिट जो है राइबोसोमल आरएनए का वो 28S है। बाकी स्मॉलर स्पीशीज जो हैं वो दे वेरी। तो ये एक इमेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नोट्स में। तो वापस हम लेक्चर पे आते हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है नोट्स में। तो ये होपफुली अब आपको लेक्चर नजर आ रहा होगा पीडीएफ वाला, ऐसे ही है? यस सर, आ रहा है। तो राइबोसोमल आरएनए, इसमें मेन चीज़ें जो मैंने आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो आपको मैंने बता दी। आपसे क्वेश्चन जो होगा वो सीधा सीधा नहीं होगा इस दफ़ा, ये आपसे कंपैरिजन हो सकता है कंसेप्चुअल। मैसेंजर आरएनए को राइबोसोमल आरएनए से कंपेयर करें, डिफरेंसेस बताएं, तो क्या ट्रांसफर आरएनए इनका कंपैरिजन लिखें। तो ये ज़रा चीज़ें ज़रा आपको ज़रा थोड़ी सी डिटेल में पता होनी चाहिए। फिर ट्रांसफर आरएनए आ जाता है। तो ट्रांसफर आरएनए इसका क्या फंक्शन है कि ये जब ट्रांसलेशन, अभी जो मैंने ऊपर बताया, ये ट्रांसलेशन का अमल जो होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम लगते हैं आके, तो ट्रांसफर आरएनए वो कह लें मॉलिक्यूल है जो कि एक एक अमाइनो एसिड को उठा के लाता है साइटोप्लाज्म से और फिर उसको जोड़ता है एक दूसरे के साथ। और ये इंफॉर्मेशन कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आना है, कौन सा उसके बाद में आना है, ये मैसेंजर आरएनए के जो कोडान है उसमें होती है इंफॉर्मेशन। उस कोडान के अपोजिट एक एंटी कोड होता है जो कि ट्रांसफर आरएनए में होता है। ठीक है, तो कोड के साथ एंटी कोड जब मैच करता है, कंप्लीमेंटरी होते हैं दोनों, तभी ट्रांसफर आरएनए को ये इंफॉर्मेशन जाती है कि भी कौन सा अमाइनो एसिड को पिक करना है और वो इधर आके राइबोसोम के अंदर ट्रांसफर आरएनए आता है, राइबोसोम के अंदर आके उसको जो है वो उसको फिर उसकी जो असेंबली होती है अमाइनो एसिड की। तो इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन एक 1 by 1 अमाइनो एसिड की एडिशन के साथ बनती रहती है। तो राइबोसोम बेसिकली समझा जाता है कि इट इज़ ए प्रोटीन फैक्ट्री इन दिस सेल। तो अब ट्रांसफर आरएनए का काम आपने समझ लिया कि ये इसका काम है अमाइनो एसिड को पिक करके लाना। इट कैरी अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम and then interact with messenger RNA in a way that their amino acids are joined together in the order specified by messenger RNA। तो ये मैं एक्सप्लेन कर गया हूँ आपको। तो there is at least one type of transfer RNA for each amino acid। तो 20 अमाइनो एसिड होते हैं, तो एट लीस्ट 20 ट्रांसफर आरएनए की जो स्पीशीज हैं या टाइप्स हैं वो होंगी। हर एक अमाइनो एसिड के लिए जो ट्रांसफर आरएनए है उसका नाम भी इसी तरह जीनोम के अंदर लिखा जाता है कि फर्ज करें ल्यूसीन अमाइनो एसिड है तो उसका जो अल्टरनेटिव या उसका जो कम कह लें ट्रांसफर आरएनए उसका नाम होगा ट्रांसफर आरएनए, उसके साथ ऊपर करके सुपरस्क्रिप्ट में ल्यूसीन लिख दिया जाता है। तो किसी वजह से कोई म्यूटेशन आ जाए और ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया भी था, उसके स्ट्रक्चर में कोई अमाइनो एसिड की चेंज आ जाए, उसका स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हो जाए, तो समझ लें कि उस बैक्टीरिया की जो प्रोटीन है उसके अंदर उस
अमाइनो एसिड की कमी होगी। जब वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को लाने वाला ट्रांसफर आरएनए ही नहीं ठीक होगा तो क्या होगा कि प्रोटीन नहीं बनेंगे और बैक्टीरिया जो है वो अल्टीमेटली सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट देना था, मकसद था मेरा आपको कि ये डिफरेंट आरएनए क्या करते हैं। तो स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए का जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि इट इज प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस, और इसका जो काम है वो है मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो उसकी मैचुरेशन। ठीक है, जब भी शुरू में आरएनए बनता है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए हो, उसको हम कहते हैं कि वो प्रीकर्सर आरएनए होता है। तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी मैचुरेशन के डिफरेंट स्टेप, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन उस मैचुरेशन में जो डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनमें एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी है। तो एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लिक एसिड है एज मेंशन्ड अर्लियर कि वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं होता, यानी कि उसके कोई ऐसे ऑर्गेनेल में नहीं होगा, वो ओपन एक न्यूक्लियोइड एरिया में होता है। और जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स। जैसे राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसी तरह दूसरे जो आरएनए हैं वो भी अपनी डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन में होते हैं, और वो इंटरेक्शन उन प्रोटीन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर वेरी कर जाए तो राइबोसोम की जो प्रोटीन्स हैं वो काम नहीं करेंगी और ट्रांसलेशन का अमल नहीं होगा, और अगेन अल्टीमेटली बैक्टीरिया या सेल जो है वो फिर उसके फंक्शन डिसरप्ट होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, कि जो डीएनए है ये ज़रा आपको शायद शोर आ रहा होगा, दिन हमारे साथ एक लैब बन रही है तो उधर थोड़ा सा कटिंग का काम हो रहा है, इस वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। एनीवेज जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मेन कंसेप्ट क्या है कि डीएनए जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसकी लेंथ अगर हम ह्यूमन के सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उससे उसकी जो लेंथ है किसी वजह से हम उसको एक्सटेंड कर सकें, और इसको किया भी जा सकता है। बड़े बड़े जो डीएनए की स्टडीज हो रही हैं तो उनमें कहा जाता है कि एक सेल का अगर डीएनए एक्सटेंड किया जाए वो तकरीबन 2 से 3 मीटर यानी 6 से 9 फुट लेंथ होती है उसकी, एक सेल के अंदर जो डीएनए है। और अगर सारे ह्यूमन बॉडी के सारे सेल का डीएनए एक्सटेंड किया जा सके तो उसकी लेंथ इतनी बड़ी है कि पूरी यूनिवर्स के अराउंड 2 चक्कर लग सकते हैं। तो खुद इमेजिन करें कि इतनी लेंथ वाला डीएनए जो है उसको एक सेल के अंदर और उस सेल के भी फिर न्यूक्लियस के अंदर कैसे समो दिया गया है। तो उससे कंसेप्ट हमें क्या आता है कि डीएनए के ये जो फाइन थ्रेड है जो कि नैनोमीटर में उसकी मतलब होती है, डायमीटर होता है, तो वो जो है उसको किस तरह पैक किया गया होगा, तो उसकी की मल्टीपल लेयर्स हैं इसकी। और जनरली कहा जाता है कि डीएनए इज पैक्ड इन या डीएनए इज पैक्ड लाइक ए कॉयल ऑफ कॉयल एस। ठीक है ना, एक कॉयल जो जैसे स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग को सीधा कर दें तो लेंथ बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसको आपने कॉइलिंग कर दी तो उसका साइज कम हो गया, अब वो एक कॉयल बन गई। अब उस कॉयल को भी फर्दर कॉइलिंग अगर आप कर सकें तो वो और साइज रिड्यूस होगा। तो ओवरऑल डीएनए जो है इट इज ए कॉयल ऑफ कॉइल्स ऑफ कॉइल्स ऑफ कॉइल्स, ऐसे करके इसको बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कॉइलिंग दर कॉइलिंग हो रही होती है इस डीएनए के अंदर। तो इसको ये आपके साथ मैं एक इमेज भी शेयर करूंगा एंड में लेक्चर के, जरा फिर ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो DNA in prokaryotic cell reside in the cytoplasm and it is associated with the different nucleoid proteins, or it is tightly coiled and supercoiled by topoisomerase enzyme। बैक्टीरिया के अंदर टोपोआइसोमेरेज एंजाइम अगर ना हो तो जो डीएनए है वो इतनी उसकी कॉइलिंग हो के वो एक सेल के अंदर समा ना सके। ठीक है, तो टोपोआइसोमेरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक वो टोपोआइसोमेरेज पे एक्ट करती हैं और इसको इनएक्टिव कर देती हैं, इसका फंक्शन नहीं होता तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता। तो एंटीबायोटिक का फंक्शन ऐसे ही है। इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें जो डीएनए है उसकी जो पैकिंग है वो मल्टीपल लेयर्स में है
है तो ऐसे ही वो भी कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग ही, लेकिन उसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए इन यूकैरियोट्स इट इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जिनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन या नॉन हिस्टोन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बाद में आएगा, पहले आता है कि वो हिस्टोन प्रोटीन जो हैं जिनकी 4 टाइप्स हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन हैं, हर प्रोटीन इन डुप्लीकेटेड फॉर्म में एक ऑक्टोमर स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे आपको नजर आ रहा है। तो इस ऑक्टोमर का जो स्ट्रक्चर है, इसके अराउंड डीएनए के तकरीबन 2.5 टर्न होते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है which is composed of हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि 8 यूनिट हैं उसके, और प्रोटीन 4 हैं लेकिन हर प्रोटीन डुप्लीकेट है तो 8 यूनिट, और उसके अराउंड डीएनए जो है वो रैप्ड अप है। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो तकरीबन 180 न्यूक्लियोटाइड लेंथ होती है डीएनए की, जो इसके अराउंड इंसर्कल्ड होता है। तो अब ये जो न्यूक्लियोसोम बन गया है मेन यूनिट, ये न्यूक्लियोसोम फिर आगे एक दूसरे के साथ मिल के क्रोमाटिन बनाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है एक थ्रेड, तो ये थ्रेड बेसिकली एक बैरल शेप होता है, एक नाली टाइप ही है, जिसके सेंटर में कोर भी होगी इसकी। तो लेकिन ये है कि न्यूक्लियोसोम मिलके बनाते हैं क्रोमाटिन, ठीक है, इस तरह। तो क्रोमाटिन जो है इट इज, तो आप इसको कह देते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग है डीएनए के अंदर, वो क्या है, कम्प्लेक्स ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। इन हिस्टोन प्रोटीन में अमाइनो एसिड, लाइसिन और अर्जिनिन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और फिर H1 प्रोटीन एक और हिस्टोन प्रोटीन है जो कि इस स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन वो समझें ये जो थ्रेड है इधर जाके वो लगी होती है। तो ये साथ साथ कंसेप्ट आना चाहिए आपको कि डीएनए इज नॉट अलोन, इट इज कंबाइंड या एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्रोटीन्स। तो अभी तक जो हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो फिर न्यूक्लियोसोम की अराउंड जो डीएनए पैक हो गया, उसकी वजह से 6 टाइम डीएनए की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। जो नेक्स्ट ऑर्डर है क्रोमाटिन, जिससे क्रोमाटिन फाइबर बनता है, जैसे कि अभी मैंने शो किया क्रोमाटिन फाइबर। तो ये क्रोमाटिन फाइबर ये न्यूक्लियोसोम के आपस में जुड़ने से बनता है, और जिसकी लेंथ सॉरी डायमीटर को 30 नैनोमीटर के करीब होता है। और इस क्रोमाटिन फाइबर के बनने की वजह से जो लेंथ है वो 7 टाइम और रिड्यूस हो जाती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं 42 टाइम लेंथ रिड्यूस होगी। और उसके बाद जब ये क्रोमाटिन फाइबर बन जाता है तो these structures are further folded and looped through interaction with other non-histone proteins and ultimately make a chromosome structure। ठीक है, क्रोमाटिन के जो फाइबर्स हैं वो कुछ और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उनके साथ जुड़ने की वजह से इनकी कॉइलिंग होती है और अल्टीमेटली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो ऐसे ही जैसे ईंटों में सीमेंट का काम होता है। तो उन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा ये नीचे जिक्र किया गया है कि दे जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इज एसोसिएटेड विद ए न्यूक्लियर लैमिना मैट्रिक्स व्हिच मेक ए प्रोटीन स्कैफोल्ड, यानी प्रोटीन का एक ढांचा या एक स्ट्रक्चर बना होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके साथ ये जो क्रोमाटिन है और क्रोमाटिन के अंदर डीएनए है वो कहीं कहीं इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ईंटों में सीमेंट कहीं कहीं लगा होता है, हर जगह सारा नहीं लगा होता, तो इसी तरह वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उसकी वजह से ओवरऑल जो है वो कॉइलिंग का अमल होता है। तो वो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन हैं उनमें कुछ का नाम रखा गया है हाई मोबिलिटी या HMG प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन है ये डीएनए की जो ये फोल्डिंग है उसमें भी इसका रोल है, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होनी होती है, डीएनए से कोई जीन एक्सप्रेस होना होता है, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो लूज भी होता है। ठीक है, तो डीएनए की जो कन्फर्मेशन में जो चेंजेस हैं उसमें ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्पेशली HMG प्रोटीन्स इनका रोल है। तो
इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ज़रा मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए आप इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी खुद से भी ले सकते हैं, लेकिन बीइंग इस पार्ट लेक्चर का पार्ट के साथ मैं आपको ज़रा ये एक दो इमेजेस शो करता हूँ। तो ये होपफुली आपको ये स्क्रीन पे एक नज़र आ रहा होगा स्ट्रक्चर। तो ये जस्ट डीएनए की पैकिंग कैसे हुई है सेल के अंदर। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो फिर हिस्टोन प्रोटीन के साथ उसकी एक इंटरेक्शन है, वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में, जिसकी डिटेल मैं पढ़ा के आया हूँ। तो ये पहले हिस्टोन की कह लें अराउंड ऑक्टामर जो एक स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम, उसके अराउंड डीएनए रैप अप हो गया है, फिर वो हिस्टोन के ऑक्टामर या न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने पढ़ा कि क्रोमाटिन फाइबर कहते हैं जिसको, ठीक है। तो ये इसकी फर्दर कॉइलिंग हो रही है, ये आप अगर गौर कर सकें, ये डीएनए पहले खुद कॉइल हुआ, फिर ये न्यूक्लियोसोम बने, न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर एक थ्रेड बनाया, अब वो जो क्रोमाटिन का फाइबर है वो फर्दर कॉइल हो रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये कॉइलिंग हुई, तो इस ये जो कॉइल्स हैं इनकी फर्दर फिर एक और, इसको जैसे धागे को आप बल दें, फिर बल होने के बाद उसको फिर बल दें, तो वो सुपर कॉइल्स, तो ये सुपर कॉइल्स इनको सोलिनॉइड भी कहते हैं, एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा एक पैकेजिंग का हो गया स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोसोम, क्रोमाटिन फाइबर, सुपर कॉइल्स, और अल्टीमेटली ये फिर सुपर कॉइल्स भी आप अगेन फोल्ड अप होके ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम भी ऐसे जो है वो हर वक्त नजर नहीं आता सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वो जब मेटाफेज होती है उसमें ही ये इस तरह का टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। अदरवाइज ये क्रोमोसोम भी एक क्रोमाटिन मटेरियल से हम कहते हैं डिफ्यूज्ड होता है सेल में, इनविजिबल होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता। तो एनीवेज ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसको मैं इससे कह लें बढ़ के तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, आपसे ड्रा भी करवाया जा सकता है इसको ज़रा रफली, और ये डिफरेंट जो लेवल्स हैं पैकिंग के और उनकी जो स्पेसिफिक उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको ज़रा कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसी तरह ये कुछ और इमेजेस हैं। मैंने अभी एक स्कैफोल्ड का जिक्र किया था कि यहाँ तक तो आपको कंसेप्ट बन गया होगा, क्रोमाटिन फाइबर है, क्रोमाटिन फाइबर फिर फर्दर कह लें वो कॉइल्ड अप होता है, तो और वो कॉइलिंग किधर होती है, वो पैकिंग किधर होती है, वो प्रोटीन का एक स्कैफोल्ड बनता है। ये स्कैफोल्ड ऐसे समझ लें, ये एक फर्दर एक कॉइलिंग का कह लें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसके गिर्द ये क्रोमाटिन फाइबर, ये पिंक कलर के क्रोमाटिन फाइबर एंड दे कम इन कांटेक्ट विद प्रोटीन स्कैफोल्ड। ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, वो एक स्ट्रक्चर सा बनाती हैं सेल न्यूक्लियस के अंदर, तो स्कैफोल्ड के साथ कहीं कहीं ये क्रोमाटिन जो है वो इंटरेक्ट करता है, वो उसकी जो कॉइलिंग है या फिर सुपर कॉइलिंग है उसमें वो हेल्पफुल होता है। और इस यही जो प्रोटीन स्कैफोल्ड है उसको फर्दर फिर ड्रा किया गया कि वो स्कैफोल्ड भी बजाते खुद भी इस तरह की उसकी एक कॉइलिंग है, ठीक है। और ये फिर जो फाइनल पैकेजिंग का जो है शेप, वो क्रोमोसोम में कह लें, वो कह लें आप कह लें इसी ऐसे आगे कह लें, और फिर नेचुरली कोई इमेज हो तो नज़र आएगी, अदरवाइज ये एक कंसेप्ट है, नेचर में कैसे है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये है कि जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं वो जो मैक्सिमम इसकी पैकेजिंग है वो इससे बढ़ के नहीं दिखाई जा सकती। तो साथ साथ ये जो इमेज है ये भी मैं आपके नोट्स में शेयर कर दूंगा कि आप क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, उनके क्रोमाटेड, सिस्टर क्रोमाटेड और नॉन सिस्टर क्रोमाटेड, और फिर डीएनए की लेफ्ट हेलिक्स, डबल हेलिक्स, फिर अगर डीएनए का एक हेलिक्स की देखें तो उसके जो दोनों स्टैंड के दरमियान डिफरेंट साइज का जो है कह लें लेंथ, वो देखें 2 नैनोमीटर। फिर आगे जब पैकिंग होती है न्यूक्लियोसोम के अराउंड तो उसकी लेंथ, ये कुछ याद करने वाली बात नहीं, लेकिन जस्ट कंसेप्ट बनाने के लिए कि कितना माइनर साइज होता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है, एक एंगस्ट्रम कितना होता है, ये जरा ध्यान में होना चाहिए कि एंगस्ट्रम 10 की -9 नैनोमीटर। और फिर ये नेक्स्ट पैकिंग है,
तो उसका डायमीटर क्या है 10 नैनोमीटर। ये क्रोमाटिन फाइबर ये बड़ा फेमस होता है, 30 नैनोमीटर क्रोमाटिन फाइबर से कह देते हैं। तो ये इस स्ट्रक्चर तक आते आते जो एक डायमीटर है या लेंथ है वो 30 नैनोमीटर हो जाती है। वो 30 नैनोमीटर का जो फाइबर है वो स्कैफोल्ड के अराउंड कैसे सर्कल बनाया हुआ उसने, या इट इज बाउंडेड अराउंड द प्रोटीन स्कैफोल्ड। और फिर आगे 600 नैनोमीटर एक स्ट्रक्चर बन गया। और फिर आगे ये जो क्रोमोसोम का एक क्रोमाटिड है वो 700 नैनोमीटर उसकी रफली एक लेंथ होती है। तो ये एक जस्ट कंसेप्ट कि हाउ डीएनए इज ब्यूटीफुली पैक्ड इन द न्यूक्लियस। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन कैसे, सॉरी पहले डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, फिर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, फिर ट्रांसलेशन और उससे रिलेटेड और जो फीचर्स हम पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, उधर भी देखें और उसके से यानी कि फ़ायदा उठाएं आप।